राम राम, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल न्यू एरा क्लासेस 2.0 में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के 14 चैप्टरों के फॉर्मूला रिवीजन। जितने भी आपके पूरी बुक में एनसीईआरटी की बुक में फॉर्मूलेस दे रखे हैं उनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, डीप स्टडी। और उनके बारे में जितनी भी शॉर्ट ट्रिक होंगी उन फॉर्मूलों को याद करने की वो सब आज हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर, जिससे कि आपका 11 मार्च का जो पेपर है मैथमेटिक्स का वो अच्छा हो सके। और सबसे पहले आप मैथमेटिक्स के फॉर्मूले याद करो और फिर उनके एप्लीकेशंस देखो कि कैसे कैसे ये यूज हो रहे हैं, जिसकी मदद से आपका पूरा मैथ का पेपर बिल्कुल बढ़िया हो सके। तो सबसे पहले आपको क्या याद होनी चाहिए, फॉर्मूले। तो सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं कि फॉर्मूले 14 के 14 चैप्टर में क्या दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर में जो सबसे पहला फॉर्मूला जो दे रखा है वो आपका रिलेशन दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में। एलसीएम का मल्टीप्लाई अगर हम एचसीएफ से कर दें तो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू नंबर के। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने कोई नंबर लिया 78 और 94, अब हम इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है कुछ, और इसका भी क्या निकालना है, हम एचसीएफ निकालना है। और उस एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई अगर यहाँ कर दें तो वो बराबर होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई के। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है। अब ये जो थ्योरम दे रखी है या जो भी ये इक्वेशन दे रखी है, इससे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कभी कभी क्या दे देता है, एलसीएम दे देता है, एचसीएफ दे देता है, एक नंबर दे देगा और आपसे एक और नंबर पूछेगा। इसके अंदर कितने कॉन्स्टेंट है, हमारे 4 कॉन्स्टेंट, एक एलसीएम, एचसीएफ और ये 2 नंबर। इन 2 नंबरों को कह देते हैं, एक को ए और एक को बी। कभी कभी ए पूछ लेगा, कभी बी पूछ लेगा, कभी एलसीएम पूछ लेगा या कभी एचसीएफ पूछ लेगा इसके अंदर। फिर ये जो एलसीएम और एचसीएफ है इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। मान लो कि हमारे पास ए जो है वो नंबर है x³ y² और मान लो बी जो एक नंबर है वो x की पावर 2 y की पावर 3 और हमसे इसका क्या पूछा है, एलसीएम बताओ और इसी का क्या पूछा है, एचसीएफ बताओ। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम के अंदर क्या है, तुम्हें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लगाना है। अब इसका उल्टा करो, हाईएस्ट पावर देखो। लोएस्ट के अंदर क्या देखो, हाईएस्ट पावर। तो कौन कौन से नंबर है यहाँ, x और y है, तो एक बार x लिख लो, एक बार y लिख लो, दोनों बीच में मल्टीप्लाई लगा लो। अब x की सबसे ज्यादा पावर किसमें, a या b में, सबसे ज्यादा पावर है a वाले में, तो कितनी है 3। और b और y की पावर सबसे ज्यादा किसमें है, b में, तो y की पावर 3। तो ये क्या हो गया हमारा एलसीएम। अब एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर पूछ रहा है, वो सबसे ज्यादा पावर पूछ रहा है, तो अब क्या ढूंढो, सबसे कम पावर ढूंढो। उल्टा ढूंढना है तुम्हें, एलसीएम के अंदर ज्यादा, एचसीएफ के अंदर कम। तो x और y 2 ही नंबर है हमारे पास, और दोनों नंबरों में से ये देख लो कि सबसे कम किसकी है, तो 2 और इधर भी 2। तो ये हो गया x², ये हो गया x³ y³ और ये हो गया x² y²। ये हो गया हमारा एलसीएम, ये हो गया हमारा एचसीएफ। अब ये जो इसके अंदर दे रखा है आगे, वो आपको 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, या फिर इसी में √5 लिख देता है, कभी कभी √3 भी लिख देता है, या फिर आपसे पूछ लेगा ये 3 + 2 √5, या ये लिख देगा 1/√2। तो इस चैप्टर से बस इतना ही दे रखा है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। आप ध्यान से ये प्रूव दैट इरेशनल नंबर और ये एलसीएफ एचसीएफ ये जरूर निकालना सीख लेना। आगे चलते हैं हम सेकंड चैप्टर पर। सेकंड चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले हमें दे रखे हैं। अगला चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में सबसे पहले आती है ग्राफ्स की बारी। अब ग्राफ्स में सबसे पहले अगर ये एक्स एक्सिस को जितनी बार काटता है, एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतने ही क्या निकलेंगे, हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलेंगे या नंबर ऑफ जीरोज निकलेंगे। अब ये कितनी बार काटा, 3 टाइम्स, तो ये आंसर कितना आ जाएगा इसका 3। फिर आगे इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है और जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होगी, ax² + bx + c। x² के वाले को a कह देते हैं, x के साथ वाले को b और अकेले को c कह देते हैं। अब इसी के अंदर इसके 2 जीरोज निकलते हैं, एक जीरोज को मान लेते हैं अल्फा, एक को मान लेते हैं बीटा। अगर इनका हम सम ऑफ द जीरोज करते हैं, मतलब अल्फा और बीटा को क्या करते हैं, प्लस, अल्फा प्लस बीटा, तो हमारा क्या आ जाता है माइनस का b/a। अगर हम अल्फा इंटू बीटा करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो वो आ जाता है c/a। मतलब ये कोने वाला नंबर जो है, ये अगर इससे डिवाइड कर दें इसे, तो ये हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, और ये बीच वाला नंबर सम ऑफ द जीरोज। अब आपको कभी कभी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दे देगा, सम ऑफ द जीरोज दे देगा, और आपसे इक्वेशन फॉर्मेशन पूछेगा कि इक्वेशन क्या बनेगी। तो इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है, हमारा एक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है। इसी से क्या बनती है, हमारी इक्वेशन बनती है, और इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये ज़्यादातर आता है, ये 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं अल्फा इंटू बीटा से रिलेटेड। अब बस 2 प्रॉपर्टीज़ रह गया।
अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा, या तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये क्या होता है हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर हम ऐसे पूछ लूँ मैं अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या लिखोगे इसके अंदर, तो वो आप लिखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ये बस आपको दो आइडेंटिटी याद रखनी है। और अल्फ़ा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। नीचे का क्या ले लोगे एलसीएम, तो ये अल्फ़ा बीटा, ये बीटा इधर अल्फ़ा इधर, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता होती है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी पता होती है। वो कहाँ से निकाल लेते हैं हम, यहाँ से। तो दूसरे चैप्टर के अंदर बस यही इतने सारे फॉर्मूले हैं, बस इन्हें याद रखिए। और आगे चलते हैं हम थर्ड चैप्टर की तरफ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आगे चलते हैं हम थर्ड चैप्टर के फॉर्मूलेज की तरफ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल दे रखे होंगे, 2 दे रखे होंगे और इनके भी पेयर होंगे। जैसे आपको मिल जाएगा a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमें ऐसी दो स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन दिखेंगी। अब ये जो लाइंस बनेंगी इनसे रिलेटेड एक लीनियर इक्वेशन की जो हमेशा लाइन कैसी बनती है, ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट बनता है। स्ट्रेट बनता है तो इस वाले की भी स्ट्रेट, इस वाले की भी स्ट्रेट। अब हमारे पास स्ट्रेट की 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो लाइन आपस में कभी नहीं मिलेंगी, ऐसी कंडीशन को कह देते हैं हम पैरेलल, या वो लाइन एक बार क्रॉस कर देंगे, ऐसी कंडीशन को इंटरसेक्टिंग, या फिर वो लाइन एक के ऊपर एक और लाइन हमारी चल रही होगी, तो ऐसे को कह देते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो हमारे पास 3 कंडीशन है, एक पैरेलल, एक इंटरसेक्टिंग और एक कोइंसिडेंट। जब भी पैरेलल हो तो पैरेलल के रेशियो क्या होंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसे इंटरसेक्टिंग के जो होंगे और कोइंसिडेंट के तीनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब ये जो पैरेलल लाइन है ये आपस में कभी मिली नहीं मिली तो इनके सॉल्यूशन क्या निकलते हैं, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा। अब ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है ये कितनी बार काटी अपने आप को, 1 टाइम, तो कितने सॉल्यूशन निकलेंगे इसके, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन निकल आएगा। कोइंसिडेंट एक के ऊपर एक लाइन टकराती जा रही है, टकराती जा रही है, काटती हुई जा रही है, तो इसके सॉल्यूशन कितने लगेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो हमें नो सॉल्यूशन किसके मिलेंगे, पैरेलल के, यूनिक सॉल्यूशन किसके मिलेंगे, इंटरसेक्टिंग के, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन किसके मिलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन के। अब जिनके सॉल्यूशन निकल आए उनको कह देते हैं हम कंसिस्टेंट, जिनके सॉल्यूशन निकल आए उन्हें कह देते हैं हम कंसिस्टेंट, और जिसके सॉल्यूशन ना निकले उसे कह देते हैं हम इनकंसिस्टेंट। तो ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कंसिस्टेंट कौन सा और इनकंसिस्टेंट कौन सा है। जिसके सॉल्यूशन निकले हैं वो कंसिस्टेंट, जिसके सॉल्यूशन ना निकले हैं वो इनकंसिस्टेंट। अब इसके अंदर जो आगे चैप्टर में आते हैं वो 2 मेथड आते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन मेथड, वो आपको करना सीखना पड़ेगा, उसके कोई फॉर्मूले नहीं है। आगे चलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री क्या हो, 2 दे रखी हो, जिसके जीरोस कितने निकले हमारे, 2 निकले। जीरोस मतलब रूट के कितने निकले हमारे, 2 निकले। अब जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसके कितने जीरो निकलते हैं, 2 जीरोस निकलते हैं। अब उसके ऊपर क्या है, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस क्या है, अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, ये क्या है हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, तो जीरोस कितने निकलेंगे, 2 रियल रूट निकलेंगे, 2 रियल रूट, मतलब आंसर निकलेंगे और दोनों आंसर क्या होंगे, रियल होंगे और अलग अलग भी होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो हमारी जो कंडीशन आएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो दो रूट तो निकलेंगे पर वो क्या निकलेंगे, इक्वल रूट निकलेंगे। अगर हमारी जो कंडीशन है वो क्या आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटी आ जाए, तो हमारे रूट निकलेंगे नहीं और इमेजिनरी रूट होंगे वो। अगर निकल भी आए तो रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे। अब ये रूट्स को निकालने का तरीका क्या है जल्दी से, तो इसका फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है बी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है हमारा इसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये इतने ही फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के अंदर। अगर एक और चीज़ दे रखी है इसके अंदर ग्राफ से रिलेटेड, तो वो आप मेरी शॉर्ट वीडियो देख लेना, उसके अंदर ग्राफ से रिलेटेड पूरा मैंने कंटेंट समझाया हुआ है।
आगे चलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 पर। तो पहले समझते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो हमें क्या दे रखी है, एक सीक्वेंस दे रखा होता है, एक सीक्वेंस जिसके अंदर क्या है, बीच में गैप क्या रहता है, सेम। जैसे मैं लिखने लग जाऊँ 5, 10, 15, 20, 25 डैश 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 डैश, ऐसे ही चलती जा रही है। सबके बीच में गैप क्या है, सेम है। कितने कितने का गैप है, 5 का। इसी गैप को क्या कह देते हैं हम, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं हम डी से, और डी को निकालने का फॉर्मूला होता है अगले टर्म में से पीछे वाले को क्या कर दो, माइनस कर दो, a2 माइनस a1। अब ये a2 माइनस a1 क्या है, ये पहले वाले को कह देते हैं हम a1, अगले को a2, ऐसे ही a3, a4, a5, ऐसे इन टर्म को हम लिखते चले जाते हैं। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी, वो क्या है, a, अगली क्या आएगी हमारी कॉमा a प्लस डी, पहले वाले टर्म में डी जोड़ दो आ जाएगा। आगे क्या आएगी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। अब जैसे आपसे पूछा गया a10 निकालो, a10 मतलब 10वां टर्म निकालो, तो 10वां टर्म क्या आएगा, a प्लस 9d। अब क्या करो, 10वें वाले में से एक कम कर दो, a आगे लिख दो, ये क्या बन गया हमारा, a10 बन गया। अब इसी में कोई सा भी टर्म पूछ ले, उसका फॉर्मूला होता है, nth टर्म का फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर इसके अंदर हमसे क्या पूछने लग जाए, सम पूछने लग जाए कि जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक 5वें टर्म तक इन सबका सम कितना होगा, तो सम निकालने का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी से एक और फॉर्मूला बन जाता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, और इस ए एन को हम क्या कह देते हैं, लास्ट टर्म भी कह देते हैं, या जो भी टर्म यहाँ पूछा गया हो वो टर्म इसे लिख देते हैं। तो ये हो गए दोनों एस एन के फॉर्मूले। एक और फॉर्मूला होता है, अगर हमसे टर्म पूछा जाए और हमें एस एन दे रखा हो, तो एस एन माइनस 1, मतलब इसका है कि एस, मान लो आपसे पूछा गया a10 मतलब, तो आप सम ऑफ 10 माइनस कर दो सम ऑफ 9, तो आपको पता पड़ जाएगी a10 कितना आएगा। तो इस चैप्टर के अंदर, एपी के अंदर इतने ही फॉर्मूले हैं। आगे समझते हैं हम 6th चैप्टर ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स के अंदर सबसे पहले आती है बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी। इसका मतलब क्या होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, कि हमें एक ट्राइंगल दे रखा होता है, और एक ट्राइंगल के अंदर बीच में क्या दे रखी होती है, एक पैरेलल लाइन दे रखी हो, वो भी थर्ड साइड की क्या दे रखी हो, एक पैरेलल लाइन दे रखी हो। इसके हम कुछ नाम मान लेते हैं डी और ई। अगर मान लो डी ई पैरेलल है हमारी बी सी के, तो हमारे जो रेशियो आएंगे ए डी अपॉन डी बी बराबर हो जाता है ए ई अपॉन ए सी के। ए डी अपॉन डी बी बराबर हो जाता है ए ई अपॉन ए ई सी के। तो यही होते हैं हमारी बी पी टी। अब हमारी आती है कन्वर्ज बी पी टी, कन्वर्ज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्ज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल के रेशियोज बराबर हैं, ए बी सी डी ई, अगर उसके रेशियोज बराबर है, मतलब ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी के, अगर इसके रेशियोज बराबर हैं तो वो जो लाइन है डी ई वो पैरेलल होगी किसके, बी सी के बराबर होगी। इसलिए इसे कह देते हैं कन्वर्ज बी पी टी, मतलब उल्टा। इसके अंदर अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो बराबर हो जाएंगे, अगर रेशियो बराबर है तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। बस आपको क्या लिखना होता है, कन्वर्ज मतलब उल्टा। आगे इसकी आती हैं कॉन्ग्रुएंस करने की 3 प्रॉपर्टीज, बस 3 ही हैं, उसके अंदर हम क्राइटेरिया हैं वो तीनों, और उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। पहला आता है ए सिमिलरिटी। ए क्या है, दो एंगल अगर बराबर हो गए, दो एंगल अगर बराबर हो गए तो वो होगा ए क्राइटेरिया। दूसरा है साइड एंगल साइड, अगर दो साइड एक एंगल, दो साइड मान लो ये वाली साइड तो ये वाला एंगल, जो दो साइड लो उसी के बीच का एंगल होना चाहिए, उसी में ये ऐसे एस लगती है। और तीसरा है हमारा साइड साइड साइड, अगर तीनों साइड बराबर हो गई तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, हमारा सिमिलर ट्राइंगल हो जाए। सिमिलर ट्राइंगल के अंदर जो शेप है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए दो, और एरिया से हमारा कोई मतलब है नहीं कि एरिया चाहे उसका कितना ही बड़ा हो जाए। मान लो मैं एक इतना सा ट्राइंगल बना दूं और एक इतना बड़ा ट्राइंगल बना दूं, तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, कि जब ये इसके एंगल क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एक सिमिलर ट्राइंगल बन सकता है।
और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर हमारा क्या हो रहता है कि वो दोनों जो शेप हैं शेप भी बराबर रहें और उनके एरिया भी क्या रहें, दोनों के बराबर रहें। कितना कितना स्पेस गिर रखा है वो चीज़ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सिमिलर के अंदर खाली क्या है कि शेप बराबर रहें, एरिया से हमारा कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। आगे चलते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमें 2 पॉइंट दे रखे होते हैं, जैसे ये एक पॉइंट मान लिया 3,5 और एक बी पॉइंट मान लिया हमने 4,-3। अब ये 2 पॉइंट मान लिया, अब इनके बीच की डिस्टेंस पूछे तो इसी के लिए एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला d = x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यही क्या होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। x के x कोऑर्डिनेट घटा दो, y के कोऑर्डिनेट घटा दो और दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दो, तो यही क्या है हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला है। अगर इसी के बीच में हमें एक डिस्टेंस दे रखी है a और b और इसके बीच में एक तीसरा बंदर आ गया हमारा, उसे मान लेते हैं हम c। अब ये जो c वाला पॉइंट है इसके क्या पॉइंट आएंगे, c के क्या पॉइंट आएंगे, तो ये मान लेते हैं हम x1 y1, इसे मान लेते हैं x2 y2 और इस वाले को मान लेते हैं x, y। अब ये हमें x, y निकालना है, ये बीच वाला, तो यहाँ पे एक रेशियो मान लेते हैं m और n। अगर हमें x, y निकालना है तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 का मल्टीप्लाई कर दो n से और x2 का मल्टीप्लाई कर दो m से अपॉन m प्लस n, दोनों की रेशियो को क्या कर दो, प्लस कर दो। और यहाँ से y वाले का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, y1 का कर दो n से, y2 का कर दो m से अपॉन m1 m प्लस n। तो ये क्या बन गया हमारा x y के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है इसका इससे, इसका इस वाले से। ये होगा हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अगर हमें बीच में से कोई पॉइंट पूछ लिया जाए तो यही होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ये वाला पॉइंट पूछा जाए। अब इसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन। अगर जब भी रेशियो लेट करना हो, लेट रेशियो करना हो तो आप क्या करना, k/1। फिर इसी में आता है आगे मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है कि मान लो अगर ये वाला पॉइंट कहाँ पर आ जाए, बीच में आ जाए और m बराबर हो जाए n के, m बराबर हो जाए n के हमारा, और इसी में क्या आ जाए, ये मिड पॉइंट बन जाएगा। फिर अगर ये बीच में आ गया तो, अगर ये बीच में आ गया तो हमारा जो रेशियो बने, जो x, y के पॉइंट आएंगे वो क्या आएंगे, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। ये इतने ही फॉर्मूले होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। अब आ रही है चैप्टर नंबर 8 की ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है, और एक ट्राइंगल जो है वो क्या होना चाहिए हमारा, हमेशा राइट ट्राइंगल होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री जो लगती है वो हमेशा किसके लिए लगती है, राइट ट्राइंगल की लगती है, और एक एंगल कितने का होना चाहिए, 90 का, उसी को कहते थे हम राइट ट्राइंगल। अब इसका कुछ नाम लिख लेते हैं A, B और C। अब ये जो 90 के जो सामने इसे कहते हैं हाइपोटेनियस, 90 के जो सामने इसे क्या कहेंगे हम, हाइपोटेनियस। अब जो तुम्हें एंगल दे रखा हो, मान लो जैसे तुम्हें C दे दे तो C को क्या मान लेना, थीटा। अब थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और जो बचा वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, थीटा के सामने, मान लो थीटा यहाँ पर होता इधर वाले एरिया पर, तो इधर वाले एरिया से जो थीटा है इसके हिसाब से हमारी परपेंडिकुलर क्या होती, नीचे वाली। अगर यहाँ पर सपोज का यहाँ पर क्या आ जाए, हमारा थीटा आ जाए, तो थीटा के अगर सामने वाली क्या होती है हमारी, ये परपेंडिकुलर बन जाती है और ये बेस बन जाती है हमारी। तो इंटरचेंज जो होती है वो परपेंडिकुलर और बेस होती है, हाइपोटेनियस कभी भी इंटरचेंज नहीं होगी। अब ये जो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस है, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो वो होता है h² = b² + p²। ये बहुत जरूरी है। अगर आपको h निकालनी हो तो वो होता है √b² + p²। अगर आपको p निकालना हो तो √h² - b²। अगर आपको निकालनी हो b तो √h² - p²। इधर उधर करके इसी से क्या बन गए, ये 3 फॉर्मूले और बन गए हैं। फिर आगे हम ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं, तो आगे आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज। तो रेशियोज कौन कौन से होते हैं, पहला होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये हमारे 6 क्या होते हैं, इसके अंदर रेशियोज होते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये 6 कंपोनेंट होते हैं, इनके क्या होते हैं, रेशियोज होते हैं। अब जैसे उस रेशियोज को कैसे याद रखोगे, उसकी एक ट्रिक है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। आपको ऐसे लिख लेना है, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या तो आप ऐसे याद कर लो, या पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। आप कैसे भी याद कर सकते हो।
अब ये जो पहला अक्षर दे रखा है, ये जो पहला P अपॉन एच है, ये किसका होगा? साइन का। P अपॉन एच किसका होगा? साइन का। दूसरा वाला B अपॉन एच किसका होगा? कॉस का। और तीसरा वाला होगा हमारा टेन का। तो हमारा यहाँ से जो साइन होता है वो होता है P अपॉन एच, कॉस होता है B अपॉन एच, टेन होता है P अपॉन B। इनके आगे थीटा और लगा लो, इनके एंगल भी होते हैं। तो ये क्या हो गए? हमारे रेशियोज हो गए। पर अभी क्या बची? कॉट बचा, सेक बचा और कोसेक बचा। तो जो हमारा साइन थीटा है वो होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा? कॉस। और कोसेक का उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा? साइन। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है हमारा? 1 अपॉन कॉट थीटा। एक और प्रॉपर्टी बन जाती है, जो हमारा टेन थीटा है वो यहाँ से क्या हो जाता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या कॉट थीटा जो होता है वो हमारा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारे पास क्या है? ये 5 इसके अंदर क्या दे रखी हैं? ये सबसे जरूरी है। और ये क्या है? साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। टेन का एक और रेशियो होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट का होता है कॉस अपॉन साइन। अब इसी से हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारा साइन P अपॉन एच है तो कोसेक क्या हो जाएगा हमारा? H अपॉन P। उल्टा कर दो, H अपॉन P। ऐसी कॉस का क्या बनेगा? सेक, H अपॉन B। ऐसी कॉट का क्या बनेगा? B अपॉन P। जैसे यहाँ से कोसेक का क्या बन जाएगा हमारा? कोसेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन P। अगर इसी का उल्टा कर दोगे H अपॉन B तो वो क्या बन जाएगा? सेक थीटा। सेक थीटा हो गया हमारा H अपॉन B। कॉट क्या हो गया हमारा? B अपॉन P। तो ये क्या होते हैं? हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज दे रखे होते हैं। ये पहली एक्सरसाइज में बस इतना ही है, उसी के अलावा कुछ है नहीं। अब चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज में इसकी तरफ। तो सेकंड एक्सरसाइज में आपको क्या मिलेगी? ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो उसकी ट्रिक समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे याद करनी होती है। अब इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को हम कैसे याद करेंगे कि ये जल्दी से हमारे पेपर में दिक्कत ना दे। और इसमें जो ज़्यादातर आप रखना टेन के रेशियोज, टेन की जो वैल्यूज़ हैं वो याद रखना। अब सबसे पहले जो 0 डिग्री दे रखा है उसके ऊपर क्या लिख लो? रूट 0 अपॉन 4। 30 जो दे रखा है इसके ऊपर लिख लो 1 अपॉन 4। ऐसी आगे वाले के अंदर 2 अपॉन 4, आगे वाले के 3 अपॉन 4, ऐसी उससे आगे वाले का 4 अपॉन 4। अब इसको सॉल्व करना शुरू करो और पहले में बढ़ते चले जाओ। अगर 4 से 0 को डिवाइड करेंगे 0, 0 का रूट 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई? 0। ऐसे 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2। ऐसे ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये क्या आ जाएगा? 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2। ऐसे ये रूट 3 अपॉन 4 का रूट क्या हो गया? 2, और 4 से 4 कट के आ गया 1, और रूट 1 क्या होता है? 1 ही होता है। तो ये हमारे किसके बन गए? साइन के रेशियोज बन गए, साइन की वैल्यूज बन गई। अब ये जो 1 है ये इसको आप आगे रख दो, कॉस में उल्टा करना शुरू कर दो। जो 1 है उसे का रख दो आगे, तो कॉस आ गया यहाँ पर। ये जो 60 वाली है उसे 30 पे ले आओ, रूट 3 अपॉन 2। 45 की 45 पर ही, 30 की 60 पर, और 0 की 90 पर। तो ये आ गई हमारी सब कॉस की प्रॉपर्टीज। अब हमें चाहिए टेन की। तो टेन क्या होता है हमारा? साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस कर दो। साइन अपॉन कॉस मतलब 0 अपॉन 1। 0 अपॉन 1 सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 0, मतलब 1 से 0 को डिवाइड कर दिया। रूट 3 अपॉन 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3। यहाँ पे 1 अपॉन रूट 2 से 1 अपॉन रूट 2 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा रूट 3। और 1 अपॉन 0 क्या होता है हमारा? इनफाइनाइट रहता है। अब हमें पता है कि साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक। तो ये 0 है तो 0 को क्या लिख सकते हैं हम? 0 अपॉन 1 का उल्टा करोगे 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 मतलब इनफाइनाइट। 1 अपॉन 2 का 2, 1 अपॉन रूट 2 का रूट 2। ये बन गया हमारा 2 अपॉन रूट 3, और 1 अपॉन 1 का क्या हो जाएगा? 1। फिर कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक 1 का उल्टा करेंगे तो 1। रूट 3 अपॉन 2 का उल्टा 2 अपॉन रूट 3। 1 अपॉन रूट 2 का उल्टा रूट 2। 1 अपॉन 2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा इनफाइनाइट। कॉट थीटा की बात करें तो 10 का उल्टा कर दो। ये अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो 10 का उल्टा क्या होगा? 0 का उल्टा इनफाइनाइट। 1 अपॉन रूट 3 का रूट 3, 1 का 1, रूट 3 का 1 अपॉन रूट 3, और इनफाइनाइट का 0। तो ये क्या बन गई? हमारी एक पूरी कंप्लीट टेबल बन गई। और इसी हिसाब से आप पेपर में पहले इस टेबल को बना लेना, या ज़्यादातर जो आपको याद रखना है वो 10 45, 10 30,
tan 60, sin 60, sin 30, ये वैल्यूज़ क्या रखनी है आपको याद रखनी है। ये 5 वैल्यूज सबसे ज़्यादा लगती हैं ये, और ये लगती है किसमें, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। आगे समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ क्या है ट्रिग्नोमेट्री की, उससे रिलेटेड। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज़ में आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारी ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। अब आगे की प्रॉपर्टीज कैसे याद रखोगे, तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या करो साइन से डिवाइड मार दो पहले, साइन स्क्वायर थीटा दे, मतलब मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इसके नीचे भी, साइन स्क्वायर थीटा इसके नीचे भी, और साइन स्क्वायर थीटा इसके नीचे भी। तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट के आगे आंसर 1। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी बन गई सेकेंड प्रॉपर्टी। अगर हम इसे नीचे वाले को कॉस से डिवाइड करते हैं, सबकी साइन की जगह क्या लिखते हैं कॉस, तो साइन अपॉन कॉस पहला क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्या बन जाएगा कॉस से कॉस कट जाएगा 1, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये बन गई हमारी सेकंड वाली। तो ये पहली क्या आती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आइडेंटिटी इन्हें ध्यान से याद कर लेना, और बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा ट्रिग्नोमेट्री से। और ज़्यादातर आप लास्ट की एक्सरसाइज का 5वां और 6ठा क्वेश्चन नोट करके जाना, प्रूफ डेट वाला, जिससे कि आप जल्दी से कर सको, और वो क्वेश्चन जरूर आने वाला है 5 नंबर के अंदर। आगे समझते हैं हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज, या उसके अंदर ज़्यादा कुछ फॉर्मूले हैं नहीं, बस ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, कुछ कॉन्सेप्ट समझना है आपको कि उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, कि अगर हम नीचे से देखें किसी चीज़ को, ट्रायंगल बनेगा। अगर मान लो कोई आदमी यहाँ से देख रहा है, ऑब्जर्वर कहाँ पर है अभी, नीचे की तरफ है, ऑब्जर्वर कहाँ पर है, नीचे की तरफ है, और वो कहाँ देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है किसी भी पॉइंट को। तो जो आदमी की आंखों से एंगल बनेगा, हमेशा किसकी आंखों से एंगल बनेगा, आदमी की तरफ से, ना कि बिल्डिंग की तरफ से। कौन देखने वाला है, ऑब्जर्वर ही तो है देखने वाला, कोई बिल्डिंग थोड़ी है ऊपर से जो देखने लग जाए। तो कौन देखेगा, ऑब्जर्वर देखेगा। तो ऑब्जर्वर की तरफ क्या मान लेना, थीटा मान लेना। अगर वो एंगल नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तो उस एंगल को कह देते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर यही उल्टा हो जाए, वो आदमी कहाँ से देखे, ऊपर से देखे, सपोज कि वो आदमी कहाँ से देखे, ऊपर से देखे, यहाँ से इस पॉइंट को देख रहा है नीचे की तरफ, यहाँ से इस पॉइंट को देख रहा है नीचे की तरफ। तो जब भी आप एंगल बनाओ, तो जो आदमी है उसकी सीधी लाइन खींचो। एक जैसे मान लो मैंने यहाँ मान लिया, तो यहाँ से एक सीधी लाइन खींची, ये उसकी जो आँख है उससे सीधा देख रहा है, तो सीधा, और नीचे की तरफ देख रहा है, तो इसके बीच का एंगल, इसके बीच के एंगल को क्या कह देते हैं हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर वो ऊपर से नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे से ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये जो थीटा है यही क्या बन जाएगा यहाँ के, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज से ये क्या हो जाएगा, यही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दोनों क्या होते हैं, हमारे इक्वल एंगल होते हैं। अब इसके आगे क्या है कि जितना भी ऑब्जर्वर बिल्डिंग की तरफ चलेगा, जितना भी यहाँ से इधर की तरफ चलेगा, तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या होगा, हमेशा इंक्रीज होगा। अगर इधर की तरफ चल रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। अगर वो दूर जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, हमारा कम होता चला जाएगा। बस इतना ही है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। आगे हम चलते हैं सर्कल्स की तरफ। तो सबसे पहले हम समझते हैं सर्कल के कुछ बेसिक टर्म्स। तो बेसिक टर्म्स का मतलब क्या है कि एक सर्कल बनाया हमने जैसे, और ये जो सर्कल है इस पॉइंट को क्या कह देते हैं हम, सेंटर ऑफ द सर्कल। और सेंटर से अगर हम सर्कमफेरेंस की तरफ लाइन खींचते हैं, इसी को क्या कह देते हैं हम, रेडियस कह देते हैं। अब ये जो बाउंड्री है इसको क्या कह देते हैं हम, सर्कमफेरेंस। अगर बीच में कहीं भी एक लाइन खींचते हैं उसी का कह देते हैं हम कॉर्ड। और सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है हमारी, एक डायमीटर रहती है, ठीक है। फिर इस सर्कल के अंदर अगर हम सेंटर से 2 रेडियस खींचें और उस रेडियस के बीच में जितना भी एरिया होगा उस एरिया को कह देते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर, या मतलब कि उस हिस्से को कह देते हैं हम सेक्टर। अगर वो छोटा है तो माइनर, बड़ा है तो मेजर। अगर यहीं से एक सीधी लाइन खींच दी जाए तो ये क्या बन गई हमारी कॉर्ड, और नीचे जो सर्कमफेरेंस है उसी को क्या कह देते हैं हम आर्क। और ये जो बीच में एरिया बना कॉर्ड और आर्क के बीच में, इसको क्या बोलेंगे हम, सेगमेंट। इसको क्या बोलते थे हम, सेगमेंट। छोटी है तो माइनर, बड़ी है तो मेजर।
ये हो गई माइनर सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या है, जो आर्क और कॉर्ड के बीच में बने उसको कह देते हैं हम सेगमेंट, और जो रेडियस के बीच में जो एंगल बनेगा उसे कह देते हैं हम सेक्टर। तो इस सर्कल के अंदर हमारी पास दो ही थ्योरम है और उससे रिलेटेड हमें पढ़ना है। मान लो एक सर्कल है, हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल के बाहर से कोई टेंजेंट जा रही है, सर्कल के बाहर से कोई टेंजेंट जा रही है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को एक बार टच होकर चले जाए, और सेकंड का मतलब क्या होता है, एक सर्कल को दो बार काटते हुए चले जाए, उसको कह देते हैं हम सेकंड। तो जिस पॉइंट पे ये मीट करेगी वहां से सेंटर से जो लाइन खींचेगी वो क्या होगी हमारी रेडियस। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने का एंगल बनता है, हमेशा 90 का। रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या बनता है, हमेशा 90 का एंगल। तो यहाँ से क्या लगा देते हैं हम, पाइथागोरस, और यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखना, रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने का एंगल बनना होगा हमारा, 90 का एंगल हर एक पॉइंट पर, जहां भी पॉइंट ऑफ हमारा कॉन्टेक्ट होगा। अगर कोई सर्कल है और उस सर्कल के, अगर कोई सर्कल है और उस सर्कल के बाहर से, उस सर्कल के कोई बाहर से पॉइंट से दो टेंजेंट आ रहे हैं, एक पॉइंट से दो टेंजेंट आ रही हैं और उस सर्कल को टच करते हुए जा रही हैं, तो वो हमेशा जो दोनों टेंजेंट होंगी वो क्या होंगी हमारी, इक्वल होंगी। ये 90 का इधर बनेगा, 90 का इधर बन जाएगा। अभी ये हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी। तो ये वाली और ये वाली टेंजेंट हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी। जैसे ओ ए बी पी, तो ए बी बराबर होगा बी पी के। ये है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। और ये जो एंगल ओ है, एंगल ओ और एंगल बी, एंगल ओ और एंगल बी अगर दोनों को प्लस करें तो हमारा कितना आएगा, 180 आता है। तो बस ये सर्कल के अंदर इतनी प्रॉपर्टी है। आगे समझते हैं हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आगे समझते हैं हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर हमारे बेसिकली दो चीज़ दे रखी हैं, एक सेक्टर, एक हमारा सेक्टर। तो ये बन गया हमारा एक सेक्टर, इस एरिया को क्या कहेंगे हम, सेक्टर। और ये जो एंगल है इसे बोल देते हैं हम थीटा। और एक जो हमारा बेसिकली दे रखा है इसके अंदर, वो है हमारा सेगमेंट से रिलेटेड। एक तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट पूछ लेता है, या एरिया ऑफ सेक्टर, या लेंथ ऑफ द आर्क। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या रहता है इसके अंदर, एरिया ऑफ सेक्टर वो रहता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कौन सा, जिसका एरिया निकाल रहे हो वहाँ का एंगल, उससे डिवाइड कर दो 360 से, पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या बन जाता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अगर हम लेंथ ऑफ द आर्क की बात करें, लेंथ ऑफ द आर्क, तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो अगर हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ निकालनी हो तो वो होता है लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब बात आती है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल को, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या कर दो, माइनस कर दो। अब यहाँ पर कुछ हमें क्या दे रखा होगा, थीटा। अब सेक्टर तो आप निकाल लोगे, पर एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे। अगर मान लो यहाँ पर क्या है, थीटा जो है वो 60 का है हमारा, मान लो कितने का है, 60 का दे रखा है। ज़्यादातर ये जो एंगल है वो हमें किसका देखने को मिलेगा, 60, 90 और 120 का। अगर ये 60 का है तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या लगा दो, फॉर्मूला लगा दो। क्योंकि ये 60 का है तो ये 60, तो ये भी 60, ये भी 60, तो तीनों साइड क्या हो गई बराबर। अगर तीनों साइड बराबर है तो तीनों क्या बनेंगे, रेडियस, और रेडियस बन गई तो फॉर्मूला लग जाएगा √3/4 आर स्क्वायर। अगर ये थीटा जो है वो हमारा 90 है तो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल लगा दो, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल लगा दो। एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, और बेस क्या हो जाएगी हमारी आर और हाइट भी आर, तो हाफ आर स्क्वायर। अगर ये हमारा थीटा 120 का है, 120 का है तो आप क्या करो, यहाँ से एक लाइन खींचो, ये वाला हमेशा बनेगा 30 का, ये भी बनेगा हमेशा 30 का, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। एक बार ट्रिग्नोमेट्री से परपेंडिकुलर निकाल लो, एक बार ट्रिग्नोमेट्री से बेस निकाल लो, और फिर फॉर्मूला लगा देना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर क्या यूज होगी, ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी।
अब ये बात हुई एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की। अगर आपको ये पूछ ले कि ये बाहर का हिस्सा कितना आएगा तो यही एंगल कैलकुलेट कर लो, 360 मिनट थीटा को क्या कर दो माइनस और बाहर का सेक्टर का एरिया आ जाएगा। अगर इसमें एक और क्वेश्चन बनते हैं मिनट और आवर से रिलेटेड, तो 1 घंटे के अंदर कितना एंगल बनेगा या 1 मिनट के अंदर कितना, तो 1 मिनट के अंदर कितना एंगल बनता है हमारा 6 डिग्री। कैसे निकालते हैं, 360 को 60 से क्या कर दो डिवाइड, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। अगर 1 आवर के अंदर पूछे, 1 आवर के अंदर पूछे तो 1 आवर के अंदर कितना बनेगा 360 अपॉन 1 मिनट में कितना बना रहा है 6 बना रहा है, 1 मिनट में कितना बना रहा है 6। और हमारा जो पूरा अगर वो क्लॉक घुमाओगे तो वो कितना टाइम आता है 12 घंटे आते हैं उसके अंदर, तो 12 से क्या कर दो डिवाइड, तो एंगल कितना आ जाएगा 30। तो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री होता है, 1 आवर के अंदर 30 डिग्री हमारा रहता है। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर बस इतने ही फॉर्मूले हैं। आगे चलते हैं हम मेंसुरेशन के फॉर्मूलेज की तरफ। तो मेंसुरेशन के अंदर जितनी भी 9th के फॉर्मूले थे, जितने भी 9th के फॉर्मूले थे वो सब लगेंगे। 10th के अंदर कोई भी उसमें नया एक फॉर्मूला एक भी नहीं है। और मेंसुरेशन के अंदर सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के अंदर तो क्यूबॉइड का जो टीएसए रहता है टोटल सर्फेस एरिया वो होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। CSA क्या रहेगा, कर्व सर्फेस एरिया 2 ब्रैकेट LB इंटू H, 2 ब्रैकेट LB इंटू H। अगर आपसे पूछ ले 5 फेसेस का, 5 फेसेस का क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H प्लस LB। मान लो ऊपर से बॉक्स खुला हुआ और 5 सर्फेसेस हैं तो उसका CSA निकालने के लिए क्या करोगे 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H, उसमें LB क्या कर दोगे जोड़ दोगे एक नीचे का बेसिक वाला। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम तो वॉल्यूम होता है L इंटू B इंटू H। और इसके डायगनल का फॉर्मूला क्या रहेगा, डायगनल का फॉर्मूला होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये बात हो गई हमारी क्यूबॉइड की। आगे समझते हैं हम क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्यूब के लिए सबसे पहले टीएसए देखते हैं। तो टीएसए क्या रहता है हमारा 6a स्क्वायर, सीएसए क्या रहेगा 4a स्क्वायर। अगर आपको 5 फेस का निकालना है तो 5a स्क्वायर। ए क्या है हमारी साइड है। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब ए क्यूब। अगर आपको डायगोनल निकालना है तो इसी इनको फॉर्मूले को याद कर लो और एल बी की जगह क्या लगा दो ए रखते चले जाओ। तो ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर से ए बार आ गया तो फॉर्मूला क्या बन जाता है a√2। तो ये बात होगी हमारी क्यूब की। आगे चलते हैं हम सिलेंडर की तरफ। सिलेंडर के अंदर ये क्या होती है, यहाँ से नीचे वाली बेस की रेडियस और ये हो गई हमारी हाइट। तो सबसे पहले आता है CSA होता है 2πRH। TSA क्या होगा 2πR ब्रैकेट में H प्लस R। वॉल्यूम क्या होगा इसका πR स्क्वायर H। बात खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा तुमसे, CSA TSA और वॉल्यूम। आगे चलते हैं हम स्फीयर की तरफ। तो स्फीयर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि स्फीयर के CSA ऑफ स्फीयर, तो CSA का स्फीयर क्या होता है हमारा 4πR स्क्वायर। अब चाहे इसको CSA समझो चाहे इसे TSA समझो, तो क्योंकि उसका कोई फ्लैट फेस होता नहीं है तो कर्व सर्फेस एरिया और टोटल सर्फेस एरिया दोनों क्या होते हैं हमारे बराबर होते हैं। तो सर्फेस एरिया ही 4πR स्क्वायर रहता है। और वॉल्यूम क्या होगा हमारा 4/3πR क्यूब। आगे चलते हैं हम हेमिस्फीयर की तरफ। तो हेमिस्फीयर का जो CSA रहेगा वो क्या रहेगा 2πR स्क्वायर, इसका आधा। और TSA क्या रहेगा 3πR स्क्वायर। और वॉल्यूम 2/3πR क्यूब। तो हमारी ये कुछ फिगर है। इससे आगे देखते हैं हम एक और फिगर रह गई हमारी कोन। तो कोन और सबसे बेहतरीन फिगर है यही, और इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक हाइट हो जाती है, ये रेडियस, ये हाइट, और इस जो कोने की जो लेंथ है इसको कह देते हैं हम स्लेंट हाइट। और इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रहता है। CSA क्या रहेगा इसका, अगर तो CSA निकालें राउंडिंग फिगर का तो πRL। और TSA क्या रहेगा πR ब्रैकेट में L प्लस R। और वॉल्यूम क्या रहेगा हमारा इसका 1/3πR स्क्वायर H। सिलेंडर के 3 हिस्से रेडियस और हाइट बराबर रख के अगर काटें उसे तो हमारा कितना एक हिस्सा जो है वो क्या निकलेगा हमारा कोन निकल के आता है। मतलब एक सिलेंडर के अंदर से हम 3 कोन बना सकते हैं।
तो जितने भी ये फॉर्मूले हैं ये हमारे मेंसुरेशन के अंदर है। अब क्वेश्चन कैसा आता है, इससे कंबाइंड फिगर का क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो मेरे पास एक टॉय है, वो जो नीचे से है वो हेमिस्फीयर है और उसमें सरमाउंटेड है हमारा एक कोन। तो हमारा कुछ ऐसा आएगा। अब इसी का पूछ लेगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम तो रहता है सिंपल, पर आगे जो बात आती है इसके सरफेस एरिया की बात आती है। तो सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, तो CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर करके आप निकाल लोगे इजीली। आगे समझते हैं हम स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम समझते हैं पहले बेसिक चीज जो MCQ के अंदर पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या पढ़ोगे आप, मीन मीडियन मोड के बारे में तो पढ़ोगे। सबसे पहले हम समझते हैं क्लास मार्क क्या होता है। क्लास मार्क, तो क्लास मार्क क्या होता है हमारा, अपर लिमिट UL प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब ये अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है, आपने सबने बुक में देखा होगा, 1 ऐसे लिखे हुए नंबर, ऐसे क्या लिए देखे होंगे, लिखे हुए नंबर देखे होंगे। तो इसमें जो छोटा नंबर है इसे लोअर लिमिट कहते हैं, बड़े नंबर को अपर लिमिट कहते हैं। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या निकल आता है, क्लास मार्क। आगे समझते हैं क्लास साइज। तो क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो वही क्या हो जाती है हमारी क्लास साइज। आगे समझते हैं रेंज। अब इस क्लास साइज को हम साइज की जगह ब्रेथ भी लिख सकते हैं, इंटरवल भी लिख सकते हैं। अब ये जो रेंज है ये क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। रेंज का मतलब है सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को घटा दो तो वही क्या होती है हमारी रेंज रहती है। रेंज का मतलब है एक तरह से आदमी की औकात, औकात मतलब कितनी दूर तक उसकी पहुंच है, तो उसी को कह देते हैं हम हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो ये होती है हमारी रेंज। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसके अंदर मीन का फॉर्मूला। तो मीन के अंदर तुम्हें जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है, एक सिंपल समझ लो, समेशन xi fi अपॉन समेशन fi। मतलब xi fi का मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड कर दो उसे सबके सम से fi के, मतलब फ्रीक्वेंसी को सम करके उससे डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, हमारा मीन आ जाएगा। आगे समझते हैं हम मॉड का फॉर्मूला। तो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये F1 F0 ये सब क्या है, ये क्या है, तो L का मतलब क्या है, लोअर लिमिट। L का मतलब क्या है, लोअर लिमिट। अब किसकी लोअर लिमिट, बहुत सारे नंबर होते हैं, तो ये जो F1 है, ये जो F1 है ये होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उस डाटा के अंदर देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसी को कह देते हैं हम F1। F1 का मतलब है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। F0 का मतलब क्या है कि उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाला नंबर, उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से ऊपर की तरफ जो नंबर है, जस्ट ऊपर जो नंबर है उसी को क्या कह देते हैं हम F0। अगर F2 का मतलब क्या है कि उस F1 से नीचे वाला नंबर, F1 ये मान लो, इससे ऊपर वाला नंबर F0, इससे नीचे वाला नंबर F2, चाहे वो छोटा हो बड़ा तो होगा ही नहीं, क्योंकि तुमने ही देखा है क्योंकि F1 जो है वो ही सबसे बड़ा नंबर है। अब H का मतलब क्या है, क्लास साइज। अब ये किसके क्लास साइज होनी चाहिए, अब क्लास साइज क्या होता है, पूरे डाटा के अंदर क्या रहता है, क्लास साइज सेम रहता है, पर लोअर लिमिट किसकी होनी चाहिए, F1 वाले की, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की लोअर लिमिट। इस फॉर्मूले लगाओगे और मॉडल आपका निकल आएगा। आगे समझते हैं हम मीडियन। आगे समझते हैं हम मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो ये क्या होता है, हमारा मीडियन का फॉर्मूला रहता है। L का मतलब क्या है, लोअर लिमिट, N का मतलब क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी, N का मतलब क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी, CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नीचे फ्रीक्वेंसी इंटू हाइट, मतलब क्लास साइज, मतलब क्लास साइज। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी जो दे रखा होता है टर्म, जैसे मान लो मुझे फ्रीक्वेंसी दे दी 5 6 8 1, ये फ्रीक्वेंसी दे दी, मुझे इसकी CF बनानी है, क्या बनानी है, CF। तो जो पहला नंबर है 5 तो उसे 5 ही लिख लो, 6, अब इसमें अगले नंबर को ऐड, 5 + 6 11, 11 में 8 जोड़ो तो ये क्या आ जाएगा हमारा 19, 19 में 1 जोड़ो 20, तो ये क्या बन गई हमारी CF बन गई। तो जो फ्रीक्वेंसी है उसे रखो पहले और फिर अगले अगले नंबर को जोड़ते चले जाओ और रखते चले जाओ, उसी को कह देते हैं हम CF। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो क्या होता है, 3 मीडियन, इन तीनों का रिलेशन, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मॉड, 2 मीन प्लस मॉड। तो ये किसका फॉर्मूला है हमारा,
इन तीनों का रिलेशन दे रखा होता है। और स्टैटिस्टिक्स के अंदर इतने ही फॉर्मूले हैं, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और आप अगर करना चाहो तो एक्सक्यूम्यूट मेथड और वो देख सकते हो, वरना वो ज़्यादातर पूछे जाते नहीं हैं। अगर आपसे इस चैप्टर के अंदर मॉडल क्लास पूछी जाए तो मॉडल क्लास का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को क्या कह देते हैं? मॉडल क्लास। अगर मॉडल हाइट पूछी जाए तो मॉडल हाइट का मतलब है मॉड ही निकाल के आना है आपको, और कुछ नहीं करना है। अब देखते हैं हम लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी एक तरह से क्या होता है? हमारा अनुमान रहता है। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर जो फॉर्मूला रहेगा सबसे पहला, तो पी ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये क्या होती है? हमारी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। अब ये फेवरेबल आउटकम क्या है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम का मतलब है, जैसे मान लो मैंने तुमसे प्रोबेबिलिटी, मेरे पास है 5 रेड बॉल है, 6 ब्लैक बॉल है और 2 वाइट बॉल है। ये हमारे पास 3 क्या हैं? ये बॉल्स दे रखे हैं। और मैं पूछने लग जाऊँ ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पहले टोटल निकालो इनका। टोटल कितना आएगा? 5 और 6 11 और 2 13। तो नीचे क्या लिख दोगे हमेशा? 13। और ब्लैक कितनी है हमारी? 6, तो 6/13। तो ये क्या हो गई? हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब आगे समझते हैं हम। प्रोबेबिलिटी के अंदर एक और फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी होने की और प्रोबेबिलिटी ना होने की, और उन दोनों को प्लस कर दें तो आंसर क्या आएगा? हमारा 1 आएगा। जैसे प्रोबेबिलिटी होने की, यहाँ 6 होने, ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6/13। और ब्लैक बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ब्लैक बॉलों को ही हटा दो और जो बची उन दोनों को प्लस कर दो। 5 और 2 7, तो 7/13। अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा? हमारा 1 आएगा। और प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो हमेशा 0 या 0 के बराबर, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और 1 से छोटा और 1 के बराबर रहता है। अगर हमारा 0 आंसर आता है तो इसको बोल देते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट। अगर हमारा 1 आंसर आता है तो श्योर इवेंट। अगर हमारा 1 आंसर आया तो श्योर इवेंट, 0 आया तो इम्पॉसिबल इवेंट। और प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा रहेगा, 1 से छोटा रहेगा। अगर प्रोबेबिलिटी में चेक करने को आ जाए कि इनमें से कौन सा आंसर प्रोबेबिलिटी का है या नहीं है, तो हमेशा नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या होगा? बड़ा होगा। नीचे वाला क्या होगा? बड़ा होगा। ऊपर वाला क्या होगा? छोटा रहेगा। हमेशा ऊपर वाला छोटा नंबर रहता है, नीचे वाला बड़ा नंबर रहता है। अगर आपका ऊपर बड़ा नीचे छोटा आ गया तो वो आंसर क्या है? हमारा गलत दे रखा है। अब ये जो ना होने की प्रोबेबिलिटी है, इसी को हम क्या कह देते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इस वाले नाम को क्या कहेंगे हम? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ना होने की प्रोबेबिलिटी, जैसे हमसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पूछ लिया जाए तो आप 1 में से प्रोबेबिलिटी होने को घटा देना, आपको क्या मिल जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें कार्ड्स की तरफ। और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव हमारी हो नहीं सकती। प्रोबेबिलिटी हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव होगी, 0 से बड़ी होगी, 1 से छोटी रहेगी। आगे देखते हैं हम कार्ड्स के बारे में। तो कार्ड्स जो हैं वो हमारे टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स कितने होते हैं टोटल? 52 में से 26 जो हैं वो ब्लैक होते हैं और 26 जो हैं वो रेड रहते हैं। 26 जो है वो कैसे होंगे? हमारे ब्लैक होंगे, और 26 जो है वो हमारे क्या रहेंगे? रेड रहेंगे। अब ये जो ब्लैक कार्ड होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? इसके भी 2 पोर्शन रहते हैं, एक स्पेड और एक क्लब। और ये जो रेड है, रेड के भी 2 पोर्शन रहते हैं, हार्ट और एक डायमंड। अब ये भी 13 कार्ड होते हैं, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13 रहते हैं। और हर एक के अंदर क्या मिलेगा आपको? एक एस मिलेगा, एक किंग मिलेगी, एक क्वीन मिलेगी, एक जैक मिलेगा। और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपको सब 13 कार्ड मिल जाएंगे। जिनमें से ये 3 क्या होते हैं? हमारे फेस कार्ड रहते हैं। जिनमें से ये 3 क्या हमारे? फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 3 ये, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे? टोटल फेस कार्ड होते हैं हमारे 12। अगर हमसे पूछ ले 4 के कितने कार्ड होंगे तो वो भी कितने होंगे? 4 होंगे। 6 के कितने कार्ड होंगे? वो भी 4 होंगे। 6 के ब्लैक कितने कार्ड होंगे? 2 होंगे। 6 के रेड कितने कार्ड होंगे? 2 होंगे। एस कितने हैं? ब्लैक 2 हैं। एस रेड कितने हैं? 2 हैं।
तो ये है हमारा कार्ड्स के बारे में। आगे समझते हैं हम कॉइन्स के बारे में। कॉइन को एक बार उछाला, दो बार उछाला, तीन बार उछाला तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है और क्या क्या नंबर आ सकते हैं। सबसे पहले हमने कॉइन को एक बार उछाला। जैसे हमने एक बार उछाला तो हमें क्या देखने को मिलेगा, एक तो हेड मिल सकता है और एक टेल मिल सकता है। जो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, हेड और टेल का बनेगा। खाली हेड और टेल आ सकते हैं एक बार उछालने पर। अब हमने दो बार उछाला तो दो बार उछालने पे क्या बन जाएगा, या तो दोनों बार हेड आ जाएगा या हेड टेल आ जाएगा या टेल हेड आ जाएगा या टेल टेल आ जाएगा। ये हमारा क्या है, सेकंड टाइम उछालने पर बनता है। अब ये हम कैसे पता लगाएं कि इसके अंदर कितने सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट हमारे आएंगे। तो आप पहले एक बार पता लगाइए कि एक बार क्या क्या आ रहा है, वन टाइम। तो एक बार उछालने पर कितना आ रहा है, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आए हमारे, एक बार उछालने पर 2 आए और उसकी पावर क्या लगा दो, टाइम से लगा दो। तो एक बार उछालने पर कितने आए, 2, हेड या टेल तो 2। अब ऊपर क्या है, टाइम्स। टाइम्स का मतलब क्या है, एक बार उछाला जैसे तुमने तो 2 ही आते हैं हेड और टेल। तो हमने उतारे 2 बार, कितने आ जाएंगे 4। हमने उछाले 3 बार तो कितने आ जाएंगे 8। हमने उछाले 4 बार तो कितने आ जाएंगे 16। तो ऐसे करके क्या आते रहते हैं हमारे पास, आउटकम्स आ जाते हैं। अब इन आउटकम्स को कैसे बनाएंगे हम, 2 का 1 का बना लेंगे, 2 का बना लेंगे। अब हम 8 कैसे बनाएंगे, इस 3 बार उछालने पर 8 कैसे बनाएंगे। तो आप क्या करिए, 8 का आधा करिए। 8 का आधा क्या होगा 4, तो 4 बार हेड 4 बार टेल, ऐसे लिख लीजिए। 4 का आधा करो फिर 2, तो 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। 2 का आधा 1, तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये क्या बन गया हमारे 8 नंबर बन गए। ऐसे आप 16 का आधा करो 8, 8 बार हेड 8 बार टेल। 8 के आधे करो 4, 4 बार हेड 4 बार टेल 4 बार हेड 4 बार टेल। ऐसे करके क्या बन जाते हैं हमारे आउटकम्स बन जाते हैं। अब इसके अंदर 2 टर्म है, एक एटलीस्ट और एक एट मोस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम। जैसे मान लो इसी के अंदर बात करें हम, तो मैं कहूँ एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या है, कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड। 2 से ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 2 हेड। तो कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड इसमें हैं। 2 से ज़्यादा हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी 2 हेड हैं, इसमें भी 2 हेड हैं, इसमें भी 2 हैं और इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें तो गिनेंगे नहीं। तो कितने आए हमारे 4 आए। तो एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम। कम से कम इतने हो जाएं, इससे ज़्यादा हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। एट मोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा। अब ज़्यादा से ज़्यादा में कम तो ले सकते हो पर ज़्यादा नहीं ले सकते। मैं कहने लग जाऊँ एट लीस्ट 2 टेल, मतलब एट मोस्ट 2 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, या 1 भी ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब ये 3 वाली कंडीशन तो गायब हो गई। अब 2 इसमें और सब में क्या है, 2 से कम ही होंगे और 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम और एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसी में हम डाइस के बारे में जाने, तो डाइस के बारे में हम नंबर ऑफ आउटकम्स निकालना सीखते हैं। तो उसमें अगर हम डाइस को उछालें, डाइस को एक बार उछालें तो हमें कितने नंबर मिलते हैं, 6 नंबर मिलते हैं। तो एक बार उछालने पर हमें कितने मिले 6, तो 6 की पावर 1 6। सेकेंड टाइम निकालना है 6 की पावर 2 36। थर्ड टाइम निकालना है, 3 बार उछाला है तो 2 1 6। तो हम ऐसे भी उसके बारे में हम निकाल सकते हैं। अब जो डाइस से क्वेश्चन आता है वो या तो 2 बार उछालने पर आएगा। अब 2 बार जब हम उछालते हैं डाइस को तो हमारे आउटकम्स क्या निकल के आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक बार उछाला, एक बार डाइस को उछालेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6। अब इस सैंपल स्पेस के अंदर 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, 2 की क्या है 1/6, 3 की क्या है 1/6, 4 की क्या है 1/6। क्योंकि 4 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, क्योंकि ये मत लिख देना 4/6। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, आप बताओ प्रोबेबिलिटी 6 से बड़े नंबर की। 6 से बड़ा नंबर कोई है नहीं है तो 0/6। या ये पूछ लेगा प्राइम नंबर की बताओ, कंपोजिट की बताओ, नेचुरल की बताओ, 4 से छोटी की बताओ, 4 से बड़ी की बताओ, या कुछ भी ऐसे ही पूछ लेता है ज़्यादातर। अब जो 2 डाइस उछालेंगे तो 2 डाइस उछालने पर क्या बनेगा हमारा जो सैंपल स्पेस बनता है वो 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6। आप पहले एक ऐसी लाइन बना लो, फिर 2,1 2,2 2,3
2,4, 2,5, 2,6। ऐसे ये 36 बनेंगे। 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। ऐसे बन जाएगा 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6। फिर बन जाएगा 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। तो ये क्या बन गया हमारे 36 टर्म बन गए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि सम बताओ जिसका 11 आए। तो 11 कौन कौन से नंबर हैं? ये 2 ही नंबर हैं जिनका सम 11 रहता है। अगर आप इसमें देखो तो ये नीचे वाले नंबर का आता है 12, इस लाइन का आएगा, डायगोनल खींचते चले जाओ। इन दोनों का कितना आएगा? 11। इन तीनों का कितना आएगा? 10। इनका कितना आएगा? 9। इनका कितना आएगा? 8। यहाँ पे आएगा 11, 10, 9, 8। यहाँ से एक सीधी लाइन खींचो। इनका कितना आएगा? 7। इनका कितना आएगा? 6। इस वाली साइड इस 6। इसका कितना आएगा? 5। इसका 4, इसका 3 और इसका 2। सबसे कम 2, 3, 4, 5 ऐसे चलते हुए चले जाते हैं। अब आप गिन लेना कि किसके अंदर कितने नंबर आते हैं, और ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी ऐसे ही पूछी जाती है। डबल्ड पूछ लेगा, ऐसे बताओगे दोनों नंबर डबल्ड हो तो 6,6, 5,5, 4,4, 3,3, 2,2, 1,1। पर ये जो सम की ट्रिक है वो ऐसे ही देखेंगे। और बस पूरी एनसीईआरटी के अंदर इतने ही फॉर्मूले हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैंने अभी तक 3-4 चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल चुका हूँ शॉर्ट्स के अंदर, तो जल्दी से जाकर उन्हें देखो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्राइव दे रखी है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो।